Now, Biot-Savart's law, it is used to determine the strength of magnetic field at any point due to current carrying conductor. Due to current carrying conductor. That means मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट अस से कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस से आई करंट इज बीइंग flowing through this wire at any point, किसी भी पॉइंट पे, लेट अस सपोज वो पॉइंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए. लेट अस सपोज अगर ये आई करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सिंपली या राइट हैंड रूल से डायरेक्शन जो होगी वो कहां होगी, इनटू द पेपर और इनटू द बोर्ड. दैट मींस किसी भी पॉइंट पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होगा पॉइंट, जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस से ये पॉइंट मेरे पास कोई पी पॉइंट है, यहां पे जो इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट विल बी इनटू द बोर्ड. नाउ दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस r from this current carrying conductor, and let us say this is making angle theta with the current element having length dl. When I say this current element, देखिए अगर कोई सिंपल लेंथ हो हमारे पास, दैट मीन्स कोई ये ब्लैक बोर्ड ये टोटल लेंथ है, तो ये मेरे पास छोटा सा एक एलिमेंट हो गया जिसकी लेंथ लेट अस से dl है. अगर मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी फिनोमिनन या कोई कैलकुलेशन करनी है, इसका इफेक्ट देखना है, तो पहले मैं dl के लिए देख लूंगा, देन इंटीग्रेट कर लूंगा और टोटल जो इसकी लेंथ होगी उसके लिए देख लूंगा. जब हम करंट एलिमेंट कहते हैं, करंट एलिमेंट बेसिकली वी मीन dl into I, that means dli. This in total is called current element. So मैंने ये करंट एलिमेंट ले लिया, दैट मीन्स ये dl लेंथ का इस पूरे कंडक्टर में से जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है. इट इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P and it is making angle theta. Now let d be the मैग्नेटिक फील्ड जो हमें कैलकुलेट करनी है. सो ये लॉ कहेगा कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कंडक्टर. डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द, जो हमने करंट एलिमेंट माना हुआ है dl. dB is directly proportional to the sine of angle between dl and r. That means dl vector and r vector. Let us suppose this theta angle है तो sine of angle क्या हो गया, sin theta हो गया. And finally this dB is inversely proportional to the square of distance between this current element and the point P. तो अगर इन टोटलिटी इन सभी को कंबाइन कर लें, so what we get, dB is directly proportional to idl sin theta by r square. सेम कंपेयर करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस तरह से ही करते थे. F is directly proportional to Q1, directly proportional to Q2 divided by R square. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे इस सभी को कंबाइन करेंगे आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. एंड यू नो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं देन वी इनकॉर्पोरेट अ कांस्टेंट. लेट दिस कांस्टेंट बी k. For this Biot-Savart's law, the value of this constant is mu naught by
4 पाई। Now this mu naught is the absolute permeability। इलेक्ट्रोस्टैटिक में था एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिज्म में है म्यू नॉट। ध्यान देते रहना, साथ साथ कंपेयर करते रहेंगे। वहां पे ये था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये क्या था? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। या सिंपली कहें तो कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें आने से। उसी तरह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर मटेरियल के अंदर आ सकती है, उसको रेजिस्ट करेगा, वो क्या होगी? परमिएबिलिटी। या और तरह से, बहुत सी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये है कि हाउ इजिली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन गो या कैन पेनिट्रेट थ्रू दिस मटेरियल। जो भी कोई मटेरियल लिया होगा हमने, अलग अलग तरह की डेफिनेशन है, जो भी आपको इजी लगे उस हिसाब से आप समझ सकते हो। K इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। सो सिंपली हमारे पास लॉ क्या बन गया? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। अब आप कहोगे 4 पाई इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट। 4 पाई, पाई की वैल्यू 4 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यों लिखा? Why didn't we write simply mu naught? Yes, something, any kind of constant. Why this 4 pi? So the answer is to simplify, because the value of mu naught is 4 pi into 10 raised to power minus 7 numerical value. So जब इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे देन सिंपल है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब भी कोई न्यूमेरिकल होगा या सिंप्लीफाई करने के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई ऐड करते हैं यहाँ पे। नाउ ये तो न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। यूनिट क्या होगा? यूनिट आप यहां से देख सकते हैं, म्यू नॉट का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन एक डीएल का भी मीटर होगा, तो सिंपली मीटर एंड पर एम्पियर करंट है, सो पर एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, absolute permeability, and this law is Biot-Savart's law। और ये किस चीज के लिए यूज करते हैं हम? We use it to find the magnetic field, the strength of magnetic field around a current carrying conductor। अब ये वर्डिंग्स आप लिख सकते हो, ए बी की हमने कंसीडर अ करंट एलिमेंट हैविंग लेंथ dl AB, current I is flowing through it। By right hand rule, right hand thumb rule, the direction of magnetic field is inside the board, inside the paper, जो भी लिखना चाहो, and inside जब होता है तो denoted by this, क्रॉस के साथ डिनोट करते हैं। and this is the Biot-Savart's law, but ये कौन सी फॉर्म है? this is in scalar form। This is in scalar form। लेकिन जब आपके पास स्केलर फॉर्म में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो यू नो कि सिंपली स्केलर से वेक्टर में कैसे इसको कन्वर्ट करना है। डी बी वेक्टर फॉर्म की अगर बात करूं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा है, दैट मीन्स कौन सा प्रोडक्ट होगा यहां पे? वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर्स का एक डॉट प्रोडक्ट है, एक है क्रॉस प्रोडक्ट।
सो यहां पे साइन थीटा है, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट है, सो आई डी एल क्रॉस, क्योंकि आई तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सो किसके साथ होगा, डी एल और ये जो डिस्टेंस है आर। सो अगर देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं आर कैप, यूनिट वेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे रहेगा मेरा आर स्क्वेयर। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना हो, अगर मैं यहां पे आर वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो आपको पता है कि यहां पे एक आर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आर वेक्टर क्या होता है, आर आर कैप, तो अगर मैंने आर यहां पे ऐड किया है तो यहां भी ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर यहां पे मैं इसको कैप को रिप्लेस करता हूं with r vector, then we get here what, r cube. So this is the Biot-Savart's law. And simple, अगर टोटल एलिमेंट जितना है, एक करंट एलिमेंट डीएल का छोड़ दें, टोटल वायर की या जो भी कुछ उसकी कैलकुलेट करनी हो हमें, सो कितनी हो जाएगी ये, b इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर लेंथ, टोटल लेंथ जितनी होगी, एंड दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई dl cross r vector divided by r cube. This is the total magnetic field due to a current carrying conductor, and which is given by Biot-Savart's law. It is clear? अब इसकी एप्लीकेशंस बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, सो दैट आपको रिमाइंड हो जाए, यू रिमाइंड व्हाट यू हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर्स। सो छोटा सा कंपैरिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ से, और यहां मैग्नेटिज्म में कौन सा लॉ यूज हो रहा है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। कूलम्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। कंपैरिजन देखें, ये किसके लिए यूज था, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square, मीन्स यहां पे जो फोर्स था या ये जो लॉ था, ये कौन सा फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये जो भी इसका रिजल्ट है लॉ का, जैसे फोर्स यहां पे निकल रहा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो इस तरह के लॉज होते हैं जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, तो उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। Now, what if we want to see that is Biot-Savart law is a inverse square law or not? So, अभी अभी देखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन ऑफ द एंगल बिटवीन रेडियस एंड करंट एलिमेंट डीएल लेंथ में डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स this law is also an inverse square law. Okay, this was applicable for charges at rest. दो चार्जेस थे, they were at rest, Q1 Q2, और एनी कोई भी चार्ज ले सकते हो, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, जैसे भी लेना चाहो, ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं। It was due to current carrying conductor. Current carrying conductor means charges, current है तो moving है charges, that means charges in motion. So, जहां पे होगा charges at rest, there Coulomb's law applicable होगा,
चार्जेस इन मोशन हो गए तो बायोट सैवर्ट्स लॉ यूज करेंगे। नाउ कोई और डिफरेंस क्या हो सकता है इन दोनों में, या कोई सिमिलरिटी हो इनमें? तो एक तो आइडियल साइन थीटा, दैट मीन एंगल की बात कर रहे हैं। इन बायोट सैवर्ट्स लॉ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। वाइल इन केस ऑफ कूलम लॉ यहां हम कोई एंगल की बात नहीं करते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर टू सेंटर Q1 से Q2 के बीच में। दैट मीन्स नो एंगल कंसिडरेशन, यहां पे एंगल कंसीडर करते हैं हम, इज अ डिफरेंस। एंड अगर एक और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, वो यहां भी अप्लाई है, यहां भी अप्लाई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग में ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत सारे जो उसके बेसिक था वो करवाया था। सो दैट मीन्स दोनों में अगर सिमिलरिटीज भी हैं और दोनों लॉज में डिफरेंसेस भी हैं, तो आई होप कि आज जो ये बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, एप्लीकेशन बात के लिए, और उसका एक बैकग्राउंड बन गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ किस तरह था, और खासकर योर माइंड इज एट वर्क नाउ, जो काफी दिनों से ध्यान ही नहीं था कि व्हाट इज फिजिक्स, क्या स्लाइड कहाँ है क्या है। सो अब थोड़ा माइंडसेट बन चुका है। सो आई होप कि जो भी वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और ऑफ कोर्स बहुत सी लिमिटेशन होंगी क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मे भी कुछ लाइट का हो, कोई स्पीचेस का हो, कुछ और हो, इशू हो, वो धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा वैसे वैसे करते जाएंगे। सो फॉर नाउ गुड बाय एंड स्टे सेफ।